गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। टॉपिक मार्क की तरफ से आप सभी साथियों का मॉडर्न अकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में जो सल्स्की ने कहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में जो हिग्स ने कहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पर दो माप हैं प्रतिस्थापन प्रभाव को मापने के लिए, एक सल्स्की का माप है और एक हिग्स का माप है। वस्तु की कीमत में कमी होती है तो डायग्राम कैसा बनता है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो डायग्राम कैसा बनता है। तो चलिए देखते हैं सल्स्की के अकॉर्डिंग जब कीमत में कमी होती है तब क्या होता है, और जब कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होता है, डायग्राम कैसा होता है। चलो यहाँ पर हमने पता है एप्पल लेना है और यहाँ जो है ऑरेंज है। ए बी जो है यहाँ पर हमारी प्रारंभिक बजट लाइन है, और इसके ऊपर उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु होता है अकॉर्डिंग टू सल्स्की की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सल्स्की। तो यहाँ पर जो संतुलन बिंदु है हमारा कहाँ पे है, वो ये IC1 के ऊपर बिंदु ई है। यहाँ पर उपभोक्ता जो है संतुलन में है। संतुलन में कहाँ पे होता है, जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में टच करते हैं वहां पर उपभोक्ता का संतुलन होता है। तो यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन बिंदु यहाँ पर है। क्वांटिटी लेता है OQ1 सेम की, और R जो लेता है वो ऑरेंज की लेता है, ठीक है। ऊपर यहाँ पर क्या उपभोक्ता की आय कितनी है, 4 रुपए है, ठीक है। और सेब की कीमत जो है 1 रुपया है, और संतरे की कीमत जो है वो 50 पैसे है। तो इस स्थिति के अंदर उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु होता है यहाँ पर है, जहां पर ए बी बजट लाइन्स इंडिफरेंस कर्व IC1 को ई बिंदु पर टच करती है। यहाँ पर क्वांटिटी लेता है OQ, ठीक है। अब क्या बोलता है, एक वस्तु की कीमत यानी संतरे की जो कीमत है 50 पैसे वो एज इट इज रहती है, ठीक है। और जो सेब की कीमत है 1 रुपया उसके अंदर कमी आ जाती है, यानी सेब की कीमत के अंदर कमी आ जाती है, जबकि संतरे की कीमत जो है स्थिर बनी रहती है। तो उपभोक्ता की जो बजट लाइन होती है वो कहां पे चलती है, वो थोड़ी आगे चली जाती है, ठीक है। तो उपभोक्ता की बजट लाइन जो ए बी है वो ए बी न रहेगा, क्या होगा, आगे आ जाएगी, यानी AB1 हो जाएगी। ये जो है उपभोक्ता की नई बजट लाइन आ जाती है AB1, ये वाली जो है AB1 जो है नई बजट लाइन आ जाती है। और अब उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहां पे होता है, AB1 के ऊपर वहां पर होगा जहां पर इंडिफरेंस कर्व टू AB बजट लाइंस को टच करता है, यानी कि बिंदु E2। यहां पर क्वांटिटी जो लेगा वो लेगा ये वाली OQ2 क्वांटिटी लेता है। तो जैसे ही सेब की कीमत कम हुई है तो वो क्या करता है, उपभोक्ता क्या करता है, उसकी वस्तु को बढ़ा देता है। हमें पता है, हमने पढ़ा है सामान्य वस्तु के मामले में, जैसे ही वस्तु की कीमत घटती है तो हम उसकी मांग ज्यादा करते हैं, जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम उसकी मांग कम करते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, जैसे ही सेब की कीमत कम हुई है तो पहले के मुकाबले सेब को इसने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। तो Q1 से Q2 पर आना, Q1 से Q2 पर आना, हम इसको डिस्कस करते हैं। Q1 से Q2 पर आना, ये जो है हमारा प्राइस इफेक्ट है, ठीक है। यहां से यहां पर जाना क्या है, कीमत प्रभाव है। अब कीमत प्रभाव हमने देख लिया कि कीमत कम होने से उपभोक्ता क्या करता है, वस्तु की ज्यादा मांग करता है। जिस वस्तु की कीमत कम होती है उसकी मांग ज्यादा करता है, इस बात का हमने पता है। और ये डायग्राम के माध्यम से हमने देख लिया, पहले OQ मात्रा लेता था, अब OQ2 लेता है, ठीक है, कीमत कम हुई। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे ही वस्तु की कीमत कम होती है तो हम ज्यादा मांग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में हमारी जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तभी तो हम वस्तु के सहयोगों को बढ़ा रहे हैं ना। पहले जो मात्रा लेते थे हम OQ लेते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, OQ2 ले रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारी आय में वृद्धि हो जाती है। तो सल्स्की क्या बोलता है कि जो हमारी वास्तविक आय में वृद्धि हुई है अगर उसको वापस ले लिया जाए, ठीक है, तो उपभोक्ता वस्तुओं के प्रारंभिक शेयरों को खरीदेगा, ठीक है, उसके संतुलन में कोई कमी नहीं आएगी। यानी सल्स्की क्या बोलता है कि उपभोक्ता से अब उतनी वास्तविक आय वापस ले ली जाए ताकि वह वस्तुओं के प्रारंभिक शेयरों को खरीद सके, ठीक है। तो एक नई बजट लाइन्स खींचते हैं। यहाँ पर बजट लाइन्स कहां से खींचेंगे, यानी AT के समांतर, ये जो है हम AT क्या है, मौद्रिक आय, AT मौद्रिक आय हम वापस ले लेते हैं ताकि उपभोक्ता
वस्तुओं के प्रारंभिक क्षणों को खरीद सके। ठीक है, यानी जो वस्तु की कीमत कम होने की वजह से जो आय बढ़ी है उस आय को हम वापस ले लेते हैं, यानी वो आय जो है वो एटी के समांतर है। एटी के समांतर आय जो है हम वापस ले लेते हैं। दैट मीन्स कि हमारी जो बजट लाइंस आगे की तरफ खिसकी है वो वापस आ जाएगी और उसके अंदर उस बजट लाइंस, वो बजट लाइंस जो होगी हमारी पहले वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट से होती हुई जाएगी। ये वाली बजट लाइंस जो है, नई बजट लाइंस आई है ये वाली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं B2। TB2 एक नई बजट लाइंस आई है। TB2 एक नई बजट लाइंस आई है जो कि पहले वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट्स यानी E1 को टच करती हुई जाती है। इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर उपभोक्ता चाहे तो वस्तुओं के प्रारंभिक क्षणों को खरीद सकता है, वो कैपेसिटी उसके अंदर है, यानी E1 के ऊपर वो है, यानी उपभोक्ता से उतनी ही आय वापस ली गई है। मतलब अगर चाहे तो वो वस्तुओं के प्रारंभिक क्षणों को खरीद सकता है। अभी जो है, जो नई बजट लाइंस आई है हमारी TB1 जो कि डॉट डॉट के अंदर है, ये बजट लाइंस तब बनी है जब उपभोक्ता से वास्तविक आय वापस ले ली जाती है। और इसी बजट लाइंस के ऊपर अगर चाहे तो उपभोक्ता E1 बिंदु के ऊपर संतुलन में आ सकता है, वो वस्तुओं के प्रारंभिक क्षणों को खरीद सकता है, यानी OQ1 मात्रा एप्पल्स की और OR मात्रा संतरे की ले सकता है। इनिशियल्स ने बोला है ये कि अगर चाहे तो उपभोक्ता वस्तुओं के प्रारंभिक क्षणों को खरीद सकता है, तो ये सिचुएशंस यहाँ पर भी आ सकती है। लेकिन सल्स्की का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसके अंदर उपभोक्ता जो है वास्तविक आय वापस लेने के बाद में अपेक्षाकृत क्या होता है, ऊंचे संतुलन बिंदु पर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता क्या करता है, सापेक्षिक महंगी वस्तु के स्थान पर सापेक्षिक सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। इसलिए उपभोक्ता जो है नई बजट लाइंस के ऊपर संतुलन में आएगा और ऊंचे दक्षता वक्र पर जाएगा। ठीक है, जो पहले वाला हमारा इंडिफरेंस कर्व है इसको हमने इस प्रकार से डिजाइन करना है कि ये जो है ये वाला हो। ठीक है, यानी ये जो है हमारा पहले वाला इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, और अभी जो है हम गए हैं ऊपर वाले दक्षता वक्र के ऊपर, यानी हम जाएंगे यहां पर IC3 के ऊपर। IC3 यहां पर हमारा, और इसके ऊपर जो इक्विलिब्रियम होगा हमारा वो होगा E3 के ऊपर। तो यहां पर माय डिफरेंस हमने ये शो करना है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व 3 आया है वो ऊंची बजट लाइंस के ऊपर है और ऊंचा दक्षता वक्र है। ठीक है, यानी IC3 जो है हमने इसको इस प्रकार से डिजाइन करना है कि ये जो है ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है और यहाँ पर जो है क्वांटिटी क्या लेता है, ज्यादा लेता है। ये जो इंडिफरेंस कर्व आया है हमारा लास्ट वाला, ये इंडिफरेंस कर्व जो है ये लास्ट का इंडिफरेंस कर्व है, और जो इससे नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व है ये वाला है, ये वाला पहली वाली बजट लाइंस। यानी अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो E3 बिंदु है वो अपेक्षाकृत क्या है, ऊंचे संतुलन बिंदु पे है। ठीक है, यानी ऊंचा दक्षता वक्र के ऊपर है और यहाँ पर जो उपभोक्ता पहले के मुकाबले ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है, जो क्वांटिटी आएगी यहाँ पर Q3, तो Q3 जो है हमारा वो है इनकम इफेक्ट। ठीक है, और जो ये बच जाता है हमारा Q3 Q1, ये आ गया हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर उपभोक्ता क्या करता है, सापेक्षिक महंगी वस्तु के स्थान पर सापेक्षिक सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। जब उपभोक्ता से वास्तविक आय वापस ले ली जाती है तो उस सिचुएशन में क्या करता है, उपभोक्ता पहले वाले संतुलन को मतलब ले सकता है, पहले वाली क्वांटिटी को ले सकता है, पहले वाले वस्तुओं के संयोगों को ले सकता है। लेकिन उपभोक्ता समझदार है, यहाँ पर विवेकपूर्ण है, विचारवान है, वो उस स्थिति में क्या करता है, महंगी वस्तु के स्थान पर सापेक्षिक सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। और जो प्रतिस्थापन प्रभाव है यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो है Q1 Q3। अब अगर बात करें क्वांटिटी की स्टार्टिंग के अंदर Q1 Q2 ये है हमारा प्राइस इफेक्ट, और Q2 Q3 ये है हमारा इनकम इफेक्ट, और Q3 Q1 ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और जो प्राइस इफेक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस में इनकम इफेक्ट का जोड़ होता है। ये हमने देखा है अभी इसके अकॉर्डिंग, सर्च के अकॉर्डिंग जब कीमत में कमी होती है। अब देखते हैं जब कीमत में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है तो क्या होता है,
ये ओ एक्सिस लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है, और पहले की सिचुएशन क्या है, इसके ओ एक्सिस के ऊपर हमने एप्पल लिया है और यहाँ पर हमने ऑरेंज लिया है। सिचुएशंस कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, जब कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होता है, जब कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होता है, देखते हैं अब यहाँ पर वैल्यू जो हमारी बजट लाइन से कहां पे है। ये हमारी क्या है, प्रारंभिक बजट लाइन है, जिसको हम ए बी बोलते हैं, और इसके ऊपर उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु है वो कहां पे है, ये E1 के ऊपर, जहां पर एप्पल की क्वांटिटी लेता है और Q1। ठीक है, प्रारंभिक जो सिचुएशन है वही है जो ए बी बजट लाइन है, और उपभोक्ता संतुलन का उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु है वो है E1 पर, जहां पर बजट लाइन ए बी और इंडिफरेंस कर्व आईसी आपस में टच करते हैं, वहां पर उपभोक्ता संतुलन में। अब डिस्कस कर रहे हैं जब कीमत के अंदर वृद्धि होती है, जब कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, बजट लाइन कहां पे जाएगी, अपनी मूल बिंदु की ओर खिसक जाएगी, यानी कीमत में, यानी सेब की कीमत क्या होती है, वृद्धि होती है। सेब की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। हमने पहले डिस्कस किया है सेब की कीमत में कमी होती है। जब सेब की कीमत में कमी हुई थी तो बजट लाइन हमारी आगे तरफ गई थी, लेकिन जब सेब की कीमत में अभी वृद्धि हो जाती है तो बजट लाइन कहां जाएगी, मूल बिंदु की तरफ खिसक जाएगी, यानी इस साइड में आ जाएगी। नई बजट लाइन जो आएगी हमारी वो B1 है। ठीक है, जब सेब की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो अब उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहां पे होता है, अब उपभोक्ता का संतुलन बिंदु यहां पे होता है IC2 के ऊपर, बिंदु E2 के ऊपर। ठीक है, और क्वांटिटी लेगा ये वाली OQ2। अब सिचुएशन देखिए, समझिए इस बात को, कीमत पहले जो थी, यानी सेब की कीमत थी ₹1। ठीक है, सेब की कीमत कितनी थी, यहां पर, यहां सेब की कीमत थी 50 पैसे, अब हो जाती है ₹1 हो जाती है। तो ₹1 होने का मतलब क्या होता है, जो सेब की बजट लाइंस ए बी है वो क्या होती है, बजट लाइंस AB1 हो जाती है। कब, जब सेब की कीमत 50 पैसे से वापस ₹1 हो जाती है तो बजट लाइंस कहां पे आ जाती है, वापस आ जाती है, मूल बिंदु की तरफ आ जाती है, यानी OB जो है, यानी AB1 जो है वो बजट लाइन आती है, और इसके ऊपर उपभोक्ता जो संतुलन बिंदु होता है वो बजट लाइंस, नई बजट लाइंस कौन सी है, AB1 के ऊपर इंडिफरेंस कर्व IC2 टच करता है, इसके ऊपर उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन में होता है। अब भी मतलब समझ के क्या बोलता है कि कीमत की वृद्धि होने से उपभोक्ता की वास्तविक उपभोक्ता के संतुलन में जो कमी आई है, उपभोक्ता की सेटिस्फेक्शन में जो कमी आई है, अगर कीमत के बढ़ने के कारण से उसकी जो मात्रा घटी है, यानी ये जो है इसका, ये जो प्राइस इफेक्ट है, इसके अंदर जो मतलब कमी आई है, उपभोक्ता के संतुलन में जो कमी आई है, अगर उपभोक्ता को इतनी आय हमने वापस देनी है यहाँ पर, ताकि उपभोक्ता चाहे तो वस्तु के प्रारंभिक शो को खरीद सके। यानी अभी हमने क्या करना है, उपभोक्ता को इतनी आय वापस देनी है ताकि वह चाहे तो वस्तु के प्रारंभिक शो को खरीद सके। दैट मीन्स क्या कि उसने उसको क्या करना है, AB1 नई बजट लाइंस के समांतर हमने एक नई बजट लाइंस बनानी है। ठीक है, यानी क्या करना है, उपभोक्ता को AT के समांतर, उपभोक्ता को AT के समांतर क्या देनी है, हमने वास्तविक आय देनी है, मौद्रिक आय देनी है, और इतनी मौद्रिक आय देनी है अगर उपभोक्ता चाहे तो वस्तुओं के प्रारंभिक शो को खरीद सके। दैट मीन्स क्या है कि वो E1 पर चाहे तो जा सके, यानी हमने जो नई बजट लाइंस लेनी है वो E1 के अंदर से लेके जानी है। तो नई बजट लाइंस जो आएगी वो कहां से आएगी, E1 से होती हुई आएगी। ये जो है TT1 जो बजट लाइंस हम बनाएंगे वो इस प्रकार से बन के आएगी, यानी इसको हमने इस बिंदु से निकालना है। ठीक है, E1 से निकालना, पहले वाले बजट लाइन से निकालना है, और ऊपर से ही मिला देंगे इसको। लाइन जो आई है, जब आई है जब उपभोक्ता को वापिस आय दे दी जाती है, और आय इतनी दे दी जाती है अगर वो चाहे तो वस्तु के प्रारंभिक शो को खरीद सकता है। यानी ये जो बजट लाइन आई है वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को टच करते हुए आती है, यानी ई बिंदु को टच करते हुए आती है। अगर यहाँ पर वो उपभोक्ता चाहे तो वस्तु के प्रारंभिक शो को खरीद सकता है, यानी हमने AT के समांतर इतनी आय दे दी उपभोक्ता को कि अगर वो चाहे तो वस्तु के प्रारंभिक शो को खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात लागू होगी जो हमने उसमें की थी, पहले वाले में डिस्कस की थी, पहले डायग्राम में डिस्कस की थी, कि नहीं, यहाँ पर उपभोक्ता क्या करेगा, सापेक्षिक महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करेगा, और इसका मतलब ये होता है कि उपभोक्ता जो है, जो वास्तविक आय वापस देने के बाद में जो नई बजट लाइंस आई है उसके ऊपर संतुलन में जाएगा, यानी कि वो नया बजट डिफरेंस कर्व आएगा वो कहां पे जाएगा, वो IC3।
अब इस सिचुएशन में हम देखते हैं यहाँ पर जो लास्ट बिंदु आता है हमारा वो आता है E1, E3 आता है, और इसके ऊपर जो क्वांटिटी आती है वो जाती है ये वाली Q3। तो ये है हमारा सल्स्की का प्रतिस्थापन प्रभाव जब कीमत में वृद्धि होती है। स्टार्टिंग का जो लेवल है हमारा ए बी बजट लाइन्स है, ठीक है। ए बी बजट लाइन्स के ऊपर उपभोक्ता E1 पर संतुलन में है, लेकिन जैसे ही एप्पल्स की कीमत बढ़ती है तो इसकी बजट लाइन्स ए बी से कम होकर के AB1 हो जाती है, और इसके ऊपर उपभोक्ता संतुलन वहां पर होता है जहां पर डिफरेंस का आपस में टच करता है बजट लाइन्स को, यानी E2 के ऊपर। यहाँ पर क्वांटिटी लेता है ये। लेकिन अब जब कीमत में वृद्धि होने से उपभोक्ता की वास्तविक मतलब आय में जो कमी आई है और उसके जो संतुलन में जो कमी आई है, अब उपभोक्ता को इतनी आय वापस दे दी जाए ताकि अगर वह चाहे तो वस्तु के प्रारंभिक को खरीद सके, ठीक है। इतनी आय हमने वापस दे दी AT के समांतर। AT के समांतर आय देने की वजह से क्या होता है कि नई बजट लाइन्स आती है हमारी T1, जो डॉट के अंदर है ये नई बजट लाइन्स आती है। ये बजट लाइन्स क्या होता है, पहले वाले संतुलन बिंदु यानी E1 को टच करते हुए जाती है। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर ये चाहे तो वस्तुओं के प्रारंभिक को खरीद सकता है, यानी उसके सेटिस्फेक्शन के अंदर, उसके संतुलन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है, यानी यहाँ पर जो प्रतिस्थापन करता है वो TT1 बजट लाइन्स के ऊपर करता है। जो नया बजट इक्विलिब्रियम आएगा वो E3 के ऊपर होता है। यहाँ पर हम इसके अलगाव की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ये है ये जो क्वांटिटी है यहाँ तक की जो है वो है प्राइस इफेक्ट, ठीक है। यानी Q1 से Q2 पर आना, Q1 से Q2 पर आना, ये हमारा प्राइस इफेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद में उसको वास्तविक आय दे दी जाती है ताकि वह वस्तुओं के प्रारंभिक को खरीद सके। तो जो E2 से E3 पर आना, यानी कि यहां से यहां पर जाना, यानी Q2 से Q3 पर जाना, Q2 से Q3 पर जाना, ये हमारा क्या है, कम प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट है। और जो ये बचाता है, ये पोर्शन बचाता है Q3 Q1, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी उपभोक्ता क्या करता है, सापेक्षिक महंगी वस्तु के स्थान पर सापेक्षिक सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। तो ये डायग्राम है हमारा सब्सिडी का, जब कीमत में कमी होती है तब, और जब कीमत में वृद्धि होती है तब, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉमन बात एक रखनी है कि प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से सब्सिडी के अकॉर्डिंग उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु होता है अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, यानी ऊंचा तटस्थ वक्र के ऊपर होता है, ऊंची बजट लाइन्स के ऊपर होता है, ठीक है। और उसी बजट लाइन्स के ऊपर अगर वह चाहे तो वस्तु के प्रारंभिक को खरीद सकता है, यानी उसी बजट लाइन्स के ऊपर अगर वह चाहे तो वस्तु के प्रारंभिक को खरीद सकता है, लेकिन वह अपेक्षाकृत क्या होता है, ऊंचा तटस्थ वक्र के ऊपर जाता है, यानी जब नया तटस्थ वक्र के ऊपर जाता है सब्सिडी के ऊपर। पहले वाले में भी यही है कि अपेक्षाकृत क्या करता है, प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से वह ऊंचे वाले तटस्थ वक्र के ऊपर जाता है, ठीक है। यानी अभी बात हम डिस्कस करते हैं, वो करते हैं हिग्स के अकॉर्डिंग। इसकी जो शुरुआती की जो सिचुएशन है वो डिस्कस करते हैं, यानी O एक्सिस, Y एक्सिस और एप्पल ऑरेंज। शुरू की स्थिति है, जो स्टार्टिंग की स्थिति है वो देखते हैं कहां पे है, हिग्स के अकॉर्डिंग कीमत में कमी की वजह से देखते हैं पहले, ठीक है। पहले कीमत में कमी की वजह से देखते हैं, यानी कीमत में कमी है। यहाँ पर उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु होता है वो कहां पे होता है, क्या होती है, AB बजट लाइन है, स्टार्टिंग बजट लाइन है, और इसके ऊपर उपभोक्ता का संतुलन IC1 होता है, जो बजट लाइन्स AB को टच करता है। और यहाँ पर जो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है E1 के ऊपर, और यहाँ पर जो क्वांटिटी लेता है वो OQ1 लेता है, ऑरेंज की OR लेता है, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, शुरुआती स्थिति होती है, यानी जो इनिशियल पॉइंट है वहां पर है। अभी हिग्स क्या बोलता है कि यहाँ पर भी क्या होता है कि जब कीमत में कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारी बजट लाइन्स आगे की तरफ खिसक जाती है। अब कीमत में कमी देखते हैं, वही बात है यहाँ पर भी, एक वस्तु की कीमत में कमी होती है, यानी सेब की कीमत में कमी होती है, जबकि संतरे की जो कीमत है वो वही बनी रहती है। दैट मींस कि हमने ए पॉइंट को एक्सपीज रखना है, लेकिन बी पॉइंट को आगे बढ़ा देना है, ठीक है। कीमत के कम होने से बजट लाइन्स AB जो है वो आगे की तरफ, AB बजट लाइन्स कब आई है, जब शेयर की कीमत कम होती है। तो अभी उपभोक्ता संतुलन में कहां पे होगा, बिंदु E2 के ऊपर, क्वांटिटी OQ2,
ठीक है, कीमत में कमी की वजह से बजट लाइंस ए बी से ए बी वन पर जाना, और जो नेट इंडिफरेंस कर्व IC2 का बजट लाइंस ए बी वन से टकराना, यानी E2 के ऊपर, यहाँ पर क्वांटिटी है OQ2। कीमत में कमी की वजह से क्या होता है, उपभोक्ता जो क्वांटिटी OQ लेता था अभी वह OQ2 लेता है, कीमत में कमी की वजह से। अभी हिग्स भी वही बात बोलता है कि जो कीमत के कम होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो वृद्धि हुई है, उस वास्तविक आय को वापस ले लेता है, और वास्तविक आय हमने इतनी वापस लेनी है, अगर उपभोक्ता चाहे तो वह वस्तुओं के प्रारंभिक शुल्क को खरीद सकता है। दैट मीन्स क्या कि वो भी जो है पहले वाले डिफरेंस कर्व की बात कर रहा है, अगर वह चाहे तो वस्तुओं के प्रारंभिक शुल्कों को खरीद सकता है। इस बात के अंदर यही बात है कि वह IC1 की बात कर रहा है। ठीक है, नई जो हमारे बजट लाइंस खींचनी है वो इस प्रकार से खींचनी है कि पहले वाले डिफरेंस कर्व को टच करती हुई चले। ठीक है, तो नई बजट लाइंस चलेंगे हम यहाँ पर, ये वाली जो इंडिफरेंस कर्व को टच करती हुई चलेंगी IC1 को। ठीक है, IC1 को हमने टच किया यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, उपभोक्ता जो है E3 के ऊपर बी पहले वाले टचता वक्र को शो करता है, यानी E3 एक ऐसा पॉइंट है जो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को टच करता है, यानी यहाँ पर जो है पहले वाला इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व पहले वाला है, इसको टच कर रही है E3 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर उपभोक्ता के संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले वाले से वो खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नई बजट लाइंस बनी है TT1, ये TT1 है, और इसके ऊपर जो क्वांटिटी लेता है वो कितने लेगा, ये लेगा OQ3। OQ1 से OQ2 पर जाना क्या है हमारा, OQ1 से OQ2 पर जाना प्राइस इफेक्ट है, ये जो है प्राइस इफेक्ट है। और प्राइस इफेक्ट में क्या हुआ है, हमारी कीमत जो AB थी वो क्या हुई थी, AB1 हो गई थी, यानी प्राइस में कमी की वजह से AB1 हो गई थी। उसके बाद में उपभोक्ता संतुलन यहाँ पर था E2 के ऊपर, यानी OQ1 OQ2 क्वांटिटी जो है वो किसकी वजह से है, प्राइस इफेक्ट की वजह से, यानी यहाँ Q1 से Q2 पर जाना क्या है, प्राइस इफेक्ट है। उसके बाद में उपभोक्ता से हमने जो वास्तविक आय में वृद्धि हुई है, यानी कीमत में कमी की वजह से उपभोक्ता की जो आय में वृद्धि हुई है, उस आय को हमने वापस ले लिया। कौन सी आय है वो, AT के समांतर हमने क्या ले ली, आय वापिस ले ली। उपभोक्ता से AT के समांतर हमने वास्तविक आय जो समांतर ले ली, ताकि उपभोक्ता पहले वाले संतुलन बिंदु पर आ सके, यानी IC1 के ऊपर आ सके। ठीक है, तो जो नई बजट लाइन बनाई हमने वो TT1, वो पहले वाले डिफरेंस कर्व को कट करती हुई चलती है कहां पे, E2 के ऊपर, यानी वह पहले वाले संतुलन को प्राप्त कर सकता है, उसके संतुलन में कोई कमी नहीं आई। तो सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस क्या है, सब्सिडी के अंदर और हिग्स के अंदर, हिग्स के अंदर क्या होता है, अपेक्षाकृत क्या होता है, पहले वाले डिफरेंस कर्व के ऊपर ही आता है, यानी संतुलन का जो बिंदु होता है वो पहले वाला ही है यहाँ पर। और हिग्स सब्सिडी में क्या होता है, वो ऊपर चला जाता है, हिग्स में क्या होता है, वो पहले वाले पे ही है। ठीक है, तो पहले वाले पे क्या होता है, वो क्वांटिटी OQ लेता है। पहली स्थिति में तो OQ1 लेता था, लेकिन जब इनकम इफेक्ट हुआ है तो कितनी क्वांटिटी लेता है, OQ3 लेता है। और जो ये बचाता है वो क्या होता है, हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब कीमतें कमी होती हैं तो उपभोक्ता क्या करता है, सापेक्षिक महंगी वस्तु के स्थान पर सापेक्षिक सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। और यहाँ पर हमने देखा है प्राइस इफेक्ट जो है वो इनकम इफेक्ट प्लस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जोड़ है। तो वही देखते हैं यहाँ पर, ये जो है Q1 Q2 ये हमारा प्राइस इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में Q2 से Q3 पर आना, Q2 से Q3 पर आना, Q2 से Q3 पर आना, ये क्या है, हमारा इनकम इफेक्ट है। ठीक है, और ये जो बच जाता है E3 E1 या Q3 Q1 Q3 Q1, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और ये चीज हमने पहले ही पढ़ी है कि जब प्राइस इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस में इनकम इफेक्ट का जोड़ होता है। ठीक है डियर, तो ये सिचुएशन जब है जब कीमत में कमी होती है। तो ठीक एक डायग्राम और देखते हैं जब कीमत में वृद्धि होती है। O एक्सिस है, Y एक्सिस है। तो पहले की जो सिचुएशन है हमने ली है वो AB प्रारंभिक बजट लाइन है।
ठीक है, इसके ऊपर उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु है वो कहाँ पे है, E1 के ऊपर होगा, जहां पर इंडिफरेंस कर्व IC1 और बजट लाइंस ए भी आपस में टच करते हैं, वहां पर उपभोक्ता संतुलन में है। और क्वांटिटी लेता है कितनी, OQ, OQ1 क्वांटिटी लेता है। यहाँ पर क्या बोलता है, संतरे की कीमत जो है वो समान बनी रहती है, लेकिन सेब की कीमत जो है बढ़ जाती है। तो उपभोक्ता की जो बजट लाइन है ए बी, वो मूल बिंदु की तरफ आती है जब जब कीमत में वृद्धि होती है। यहाँ पर नई बजट लाइन आती है, ये वाली B1, और इसके ऊपर जो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है वो कहां पे होगा, वो यहां पर होगा IC2 के ऊपर। क्वांटिटी लेगा OQ2, पहले क्वांटिटी लेता था OQ1, कीमत में वृद्धि की वजह से क्वांटिटी लेता है OQ2, यानी पहले के मुकाबले बहुत कम है। अब क्या कहता है कि सेल्स की यानी हिग्स क्या बोलता है यहाँ पर कि कीमत में वृद्धि की वजह से उपभोक्ता के संतुलन में, यानी उपभोक्ता की जो सेटिस्फेक्शन या संतुलन के अंदर या तुष्टि की बात करता है कि जो कमी आई है, संतुष्टि में कमी आई है, हिग्स क्या बोलता है कि उपभोक्ता को उतनी आय वापस दे दी जाए कि वह वस्तुओं के प्रारंभिक शुल्क को खरीद सके। यानी हमने उसको इतनी आय वापस देनी है, अगर वह चाहे तो वस्तुओं के प्रारंभिक शुल्क को खरीद सके। इसका मतलब हम क्या करते हैं, एटी के समांतर उपभोक्ता को क्या देते हैं, अभी आय देते हैं, ताकि वह वस्तुओं के प्रारंभिक शुल्क को खरीद सके। जो नई बजट लाइन्स बनाएंगे हम, वो बजट लाइन्स पहले वाले संतुलन बिंदु को टच करती हुई चलेगी, यानी यहां से, ठीक है, ये हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी ई बिंदु को टच करती हुई एक नई बजट लाइन्स लेंगे हम डॉट डॉट में। तो ये जो बजट लाइन्स बनाएंगे हम, एटी के समांतर वास्तविक आय उपभोक्ता को देने की वजह से बजट लाइन्स क्या होगी, हमारी ऊपर की तरफ खिंच जाएगी। ठीक है, हमने उपभोक्ता को आय देनी है अभी, इसका मतलब बजट लाइन्स हमारी कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये जो बजट लाइन्स आएगी वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को टच करती हुई जाएगी। ठीक है, यानी E1 बिंदु को टच करती हुई जाएगी। और अभी जो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होगा वो कहां पे होगा, पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ही होगा। यानी ये जो इंडिफरेंस कर्व है पहले वाला IC1 जो है इसके ऊपर ही होगा, यानी इस बिंदु के ऊपर होगा। यानी पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर रहना ही उपभोक्ता के प्रारंभिक संतुलन को शो करता है। यानी पहले वाला जो इंडिफरेंस कर्व है उसके ऊपर ही है उपभोक्ता अभी भी। वैसे चाहे तो वह पहले वाले से वो खरीद सकता है, लेकिन नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, अपेक्षाकृत महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। यानी पहले के मुकाबले वस्तुओं के संयोगों में क्या आता है, थोड़ा कुछ परिवर्तन आता है। संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन संयोगों में परिवर्तन आता है, तो संयोग चेंज हो जाते हैं यहाँ पर। तो क्वांटिटी लेता है वो ये वाली, जो क्वांटिटी लेता है वो कितनी लेता है, OQ3 लेता है। तो यहाँ पर भी हम इसका अलगाव देखते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव का और इनकम प्रभाव का अलगाव देखते हैं। तो देखिए Q1 से Q2 पर आना, ये क्या है, प्राइस इफेक्ट है। यानी कीमत में वृद्धि होने की वजह से उपभोक्ता क्या करता है, Q1 से Q2 पर आता है। यानी पहले क्वांटिटी इतनी लेता था, अब वो कितनी लेता है, कीमत में वृद्धि की वजह से। यानी यहां तक का जो पार्ट है वो क्या है, प्राइस इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि उपभोक्ता के संतुलन में कमी आती है, जो संयोग खरीदता है उसमें कमी आती है, यानी वस्तुओं के संयोगों में कमी आती है। तो उपभोक्ता को इतनी आय वापस दे दी जाती है ताकि वह वस्तुओं की प्रारंभिक शुल्क को खरीद सके। दैट मीन्स क्या होता है, Q2 से Q3 पर जाना, यानी Q2 से Q3 पर जाना, यहां पर जाना, जब उसको वास्तविक आय दी जाती है। तो ये जो पार्ट है हमारा Q2 Q3, ये पार्ट जो है हमारा वो क्या है, इनकम इफेक्ट है। हमने उपभोक्ता को वापस दे दी ना आय, उपभोक्ता को वापस आय दी है, इसका मतलब क्या होगा कि इनकम इफेक्ट है। ठीक है, और जो लास्ट में जो बच जाता है ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ये इनकम इफेक्ट है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और जो दोनों का जोड़ होता है वो क्या होता है, प्राइस इफेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर जो ये लास्ट वाला जो सीन है Q3 Q1, ये जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सब्सिडी के अंदर क्या होता है कि जब बजट लाइन्स नहीं बनती है, यानी उपभोक्ता को वास्तविक आय जब देते हैं, तो उसकी जो बजट लाइन बनती है वो अपेक्षाकृत ऊंचा प्रतिस्थापन के ऊपर जाता है। यानी सब्सिडी के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता का जो लास्ट बिंदु आता है वो
ऊंचा तटस्थ ऊपर के ऊपर जाता है, यानी ऊंचे तटस्थ के ऊपर जाता है। ठीक है। और हिग्स के अंदर जब बात करते हैं तो उपभोक्ता जो है पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ही रहता है, वस्तु के प्रारंभिक शुल्क को खरीद सकता है, लेकिन संतुलन में उसमें वृद्धि होती है। ठीक है। तो हिग्स और सल्स्की के अंदर जो डिफरेंट है वो यही है कि हिग्स पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर रहता है, जबकि सल्स्की जो है ऊंचे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर चला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने माइलस्टोन्स अकेडमी को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो तुरंत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।